हैं डिटर्मिनेशन ऑफ क्या पोलराइजेशन स्टेट। अब बता कि कितने तरह के पोलराइजेशन हो सकते हैं अगर हम लोग दो प्लेन वेव्स करें सुपर इम्पोज करें या इंटरफेरेंस पैटर्न देखने ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है जब उसमें फेज डिफरेंस एक कांस्टेंट हो, ठीक है, और प्लेन वेव हो रहा है तो फेज डिफरेंस बिल्कुल भी जीरो होगा फेज डिफरेंस, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे थे कि फेज डिफरेंस पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे आ रहा है। एक में हम देख रहे हैं कि पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं, ठीक है। सो ऑल दिस योर व्हाट आर द कंडीशंस। अब पोलराइजेशन पोलराइज्ड होने चाहिए दोनों, ठीक है, सेम सोर्स से होने चाहिए। तो ऑल दिस आर द वेरी रिक्वायरमेंट फॉर योर इंटरफेरेंस and we are interfering whom? We are interfering to EMW plane waves. Okay. तो हम लोग जब resultant polarized wave देख रहे हैं तो how many times they are existing polarized waves? कितने तरह के resultant होते हैं? या तो हम plane polarized देखेंगे, या तो हम circularly polarized देखेंगे, और या तो हम elliptical polarized देखेंगे। अब आप मुझे बताओ कि सबसे कॉमन तरीका पता है कौन सा है जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेव्स हमें मिलते हैं दिखाई देते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रिकल। इट इज अ वेरी जनरल वेरी कॉमन, ये दोनों थोड़े स्पेसिफाइड हो जाते हैं। क्लियर? ओके। लेकिन सबसे इजी तरीका किसी वेव को एनालाइज करने का होता है वो कौन सा होता है? प्लेन वेव्स ही होते हैं, ठीक। ये आप लोग अब हम लोग देखो डिफरेंट E1 E2 का समराइजेशन करते हैं। तो मान लो मेरे पास E1 प्लस E2 कोई वेव है, तो फिर हमने इंटरफेयर किया, सुपरइम्पोज किया, और उसकी वैल्यू जो आई है वो हमारी E0 x प्लस e to the power i5 y, और यहाँ पर हमारा वो फेज बना आ गया आई के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये मान लो कोई रिजल्टेंट वेव फॉर एग्जांपल हम मिला है, फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट वेव मिला है। अब मुझे बताइए यहाँ पर कि इसका एनालाइज जब हम कर रहे हैं तो क्या एनालाइज पर हम क्या देख रहे हैं? एनालाइज करने पर हम क्या देख रहे हैं बताइए? एनालाइज करने पर हम ये देखेंगे कि एक तो ये क्या है, ये तुम्हारा x है, तो ये तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? ई नॉट ई टू द पावर, अगर मैं इसको तोड़ रही हूँ आई एम जस्ट मॉड्यूलेटिंग है, मतलब हम लोग तोड़ रहे हैं, तो e टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी आ जा रहा है, और दूसरा वाला क्या आ जा रहा है? ई नॉट ई टू द पावर आई पाई ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, और वाई डायरेक्शन में और ये एक्स डायरेक्शन में। पहली बात, ठीक है, ये तो दो चीज हो गई। लेकिन देखिए इसमें इनका क्या है? फेज पार्ट सेम है, फेज पार्ट सेम है बताना मुझे, क्योंकि दोनों e टू द पावर i के z डायरेक्शन में प्रोपगेशन है। लेकिन हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये इन दोनों का क्या है? इन दोनों के पास आपका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन जब हम यहाँ पर फेज पार्ट सेम बोलेंगे कि सेम नहीं बोलेंगे ये मुझे बताओ, ठीक है, ये मुझे बताओ। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर एक फैक्टर आ रहा है हमारा आई फाई, e टू द पावर आई फाई एक फैक्टर है, ठीक है। इस फैक्टर की वजह से ही सारे होते हैं। तो फाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो इस क्वेश्चन में अगर इस पार्ट में मैं फाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो क्या होगा? e टू द पावर आई 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास क्या मिल जाएगा? एक प्लेन वेव मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इफ वी पुट फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? आई e टू द पावर आई फाई इज इक्वल टू e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो रिजल्टेंट जो ई वेव जो रिजल्टेंट हमारी है वो क्या हो जाएगी? ई नॉट हो जाएगी, और x प्लस वाई हो जाएगी, और यहाँ पे e टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये क्या दे रहा है? एक प्लेन वेव दे रहा है, प्लेन पोलराइज्ड वेव का वेव क्या है? e टू द पावर ई वाला जो रिजल्टेंट है वो हमारा ई नॉट ई टू द पावर आई फाई प्लस हो जा रहा था, तो एक काम करते हैं x प्लस आई पावर आई फाई वाई, और यहाँ पर e टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो अब हमने क्या पुट किया? फाई इज इक्वल टू, अगर पाई बाई 2 करूँ तो याद करिए अगर पैरेलल है तो प्लेन पोलराइज होगा, अगर परपेंडिकुलर स्टेट है, परपेंडिकुलर स्टेट में हमें क्या मिल रहा था कि हम चेक करते हैं क्या? फेज एंगल चेक कर रहे थे। फेज एंगल अगर पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा होगा तो प्लेन पोलराइज, लेकिन अगर पाई बाई 2 के रेंज में आया तो फिर हम दूसरी चीज चेक करते हैं। तो अभी हमने क्या पुट किया? अभी हम लोग क्या पुट कर रहे हैं बताइए? फेज एंगल पुट कर रहे हैं, फेज एंगल पुट कर रहे हैं वो भी पाई बाई 2 का। तो पाई बाई 2 फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो e टू द पावर आई पाई बाई 2 क्या होता है बताओ?
e to the power I pi by 2 इज इक्वल टू I हो जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, तो e हमारा क्या आ जाएगा, e नॉट x प्लस I बाई, ठीक है, और e टू द पावर I kz माइनस ओमेगा t, ठीक है। अब e टू द पावर I बाई क्या कह रहा है कि फेज एंगल जो है वो हमारा I है, यानी कि इट इज पाई बाई 2, तो यानी कि हमारे पास क्या आना चाहिए, देखिए I जब आ रहा है दैट मीन्स माय पाई इज पाई बाई 2, और मोर ओवर मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जो एम्पलीट्यूड है, क्यों, क्योंकि हम लोग सर्कुलरली और इलेक्ट्रिकल में किससे डिफरेंस कर रहे थे, तीसरे नंबर पर चेक पॉइंट हमारा रहा था एम्पलीट्यूड था, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर ई नॉट ही है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल, सो दैट्स व्हाई इट इज अ सर्कुलरली पोलराइज्ड, सिंस amplitude is equal, so we have circularly polarized, ठीक है। तो इसमें हमें दूसरा चेक पॉइंट हमारा क्या था कि हम जब देख लेंगे पाई बाई 2 में, तो फिर हमको क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड देखेंगे, राइट। तो एम्पलीट्यूड जब हमें इक्वल देगा तो हमें डायरेक्टली कह देंगे सर्कुलरली पोलराइज्ड। अब आप पुट करिए पाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखो मैंने क्यों पाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 क्यों किया था कि जब हम अपने जो चेक पॉइंट्स देख रहे थे, फेज एंगल का चेक पॉइंट्स, तो हम बोल रहे थे कि पाई जो फेज डिफरेंस है, फेज एंगल है आपका, सॉरी जो फेज एंगल है वो क्या होगा, या तो 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, तो इसलिए सबसे पहले वाला मैंने क्या पुट करवा दिया था, पाई 0 पुट करवा दिया था। फिर मैंने आपको सेकंड नंबर पे पाई इज इक्वल टू क्या किया, पाई बाई 2 पुट किया, क्यों, क्योंकि हम चेक कर रहे थे कि अगर चेक पॉइंट हमारा दूसरा क्या था, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 के मल्टीपल थे। अब हमने आपको क्या बोला कि अगर मान लो 0, 1 पाई 2 पाई भी ना हो, और जो लास्ट वाला नोट लिखवाया था कि ये एंगल भी ना हो और पाई बाई 2 के मल्टीपल्स भी ना हो, तो कंफर्म है हमें इलेक्ट्रिकल मिलेगा। तो उसी रेंज में पाई बाई 4 क्या है, पाई बाई 4 ना ही हमारा 0 है और ना ही पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में है, एंड इंटीजर नहीं है। अगर 1/2 रखे तो मेरा पाई बाई 4 हो जाएगा, बट इंटीजर नहीं है 1/2, राइट। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर, पाई बाई 4। अब हमारे पास इसमें पाई बाई 4 निकालो, तो e टू द पावर I पाई इज इक्वल टू e टू द पावर I पाई बाई 4। बताइए क्या होगा, cos पाई प्लस I sin पाई, ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन हुआ, तो cos पाई की जगह cos पाई बाई 4 प्लस I टाइम्स ऑफ sin पाई बाई 4, क्या होगा बताओ, 1/√2 प्लस I इंटू 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस आई हो जाएगा, 1 प्लस आई हो जाएगा। तो क्या हम इसमें अपना वही पुट करो, और पाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, सो हम क्या लिखेंगे कि ई नॉट एक्स प्लस ये तुम्हारा ये वाला पार्ट क्या 1/√2 1 प्लस आई वाला पार्ट y टाइम्स e टू द पावर I टाइम्स ऑफ kz माइनस ओमेगा t। अब मुझे एक में एम्पलीट्यूड क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, मतलब ई नॉट ही, और एक में एम्पलीट्यूड देखिए ये आ जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट, हियर वी गेट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो डायरेक्टली यही कह रहा है, मैं चीख के बोल रहा है, मैं इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हूँ, चीख के कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हूँ, क्योंकि मेरा एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। तो सर्कुलरली पोलराइज्ड, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड रोटेशन के तौर पे भी आता है कि राइट सर्कुलर पोलराइज्ड या लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड। इलेक्ट्रिकल में भी होता है राइट इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड या लेफ्ट इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड, ये भी होता है, ठीक है। तो इससे वो अब इलेक्ट्रिक वेक्टर किस तरह से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि जो सर्कुलर पोलराइज्ड है वो क्या है, हमारा राइट हैंड रोटेटेड है या लेफ्ट हैंड रोटेटेड है, हाँ, ठीक है। और रोटेट करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड का ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करते हुए हमारे पास जो आ रही है, अगर वो राइट हैंड से रोटेट करते हुए आ रही है या क्लॉकवाइज रोटेट करते आ रही है तो वो राइट हैंड में है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते करते हमारे पास आ रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, लेफ्ट। मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है ना ऐसे, तो आई एम रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज, आई एम रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज, तो ये क्या है, राइट हैंड रोटेशन, क्लॉकवाइज राइट है,
ठीक है। और यही अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है मेरे पास, ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज अ लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड राइट, राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड राइट। क्लियर है? सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट या पोलराइज्ड EMW वेव। और दूसरा हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट या EM वेव। ठीक है, अब ये दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही होंगे आपके राइट सर्कुलर पोलराइज्ड EMW और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड EMW। ठीक है, इसमें भी दो ही होंगे आपके राइट सर्कुलरली राइट इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड EMW और इसमें भी होंगे लेफ्ट इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड EMW। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या बोला? राइट में मैं बोलूंगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि हमारे पास रोटेट करते हुए आ रही है, कमिंग एज। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? राइट। और ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए कमिंग एज लिखा है, रोटेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड और राइट सर्कुलरली। इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम के आधार पर भी डिवाइड करते हैं, बट अभी सिर्फ रोटेशन आ राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। बस हाँ, बस एक चीज में राइट सर्कुलरली में क्या करना है कि राइट सर्कुलर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो प्रोपगेट होके मेरे पास आ रहा है, बस वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो नाचते नाचते आ रहा है और वो क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे नाचते नाचते मेरे पास आ रहा है। तो अगर वो क्लॉकवाइज नाचते नाचते आ रहा है तो राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड, और अगर वही एंटी क्लॉकवाइज नाचते नाचते मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ रही है तो वो लेफ्ट सर्कुलर। तो जानते हैं ना कि ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा समझ में आ गया है ना? क्यों? क्योंकि बाकी दोनों के लिए हम लोगों ने क्या किया था? JF को 0 कर दिया था, फ्री स्पेस में डायरेक्ट के लिए JF को 0 कर दिया, JF को, लेकिन इसके लिए तो JF 0 होगा नहीं, दोनों चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? क्योंकि J जो है तुम्हारा सिग्मा ही है, तो ये चीज है। अब देखिए प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर को तो अलग कर नहीं सकते। प्रोसीजर क्या है? ट्रिपल डेल वाला लेना, यानी कि कर्ल लेना, दोनों को कर्ल किया। ठीक है, अब देखो डेल क्रॉस E ऑलरेडी मेरे पास है कि डेल माइनस डेल टी बाई डेल टी होगा, तो दोनों तरफ डेल टी का लगाया। और हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टी कि ऊपर वाला जो है 0 हो जाएगा, इसलिए फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बना वो हमारा ये बना। और ये कौन सा इक्वेशन है? ये हमारा EMW का इक्वेशन है जो कि कंडक्टिंग मीडियम है। क्लियर है ना? ये हमारा E के लिए बना, ऐसे ही हम B के लिए बनाएंगे। लिखिए जरा सा, फिर हम B का बनाना है। हमने B पे बनाया। तो देखो मेरे पास दो B का क्या बना? डेल स्क्वायर B इज इक्वल टू आपका म्यू सिग्मा डेल B बाई डेल T, और साथ में आएगा प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर B बाई डेल T स्क्वायर। ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस बने, और ये दोनों इक्वेशंस साथ में बनाकर एक हमारा जनरल इक्वेशन का फॉर्म ला रहा है। पता कैसा? डेल स्क्वायर x बाई डेल T स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू डेल x बाई डेल T। अगर मैंने इसको सिंगल लिया, और ये एक इक्वेशन किसका इक्वेशन बोलता है? ये हमारा इक्वेशन एक डैम्पिंग इक्वेशन है, डैम्पिंग इक्वेशन। ठीक है, देखिए मैच कर रहा है कि नहीं? ये चीज ऊपर से मैच कर रही है ना? तो इसका मतलब क्या है? जो हमें EMW वेव मिलेगी किसी कंडक्टिंग मीडियम में, उसका नेचर क्या हो जाएगा? नोट लिखे यहाँ पर, नोट ये लिखना कि EMW वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, conducting medium is in damping nature, damping nature। clear है? is this clear? बताओ, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन डैम्पिंग इक्वेशन पता है ऑलरेडी, तो जब ये डैम्पिंग होगा इसका मतलब इसका जो हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा वो कैसा होगा? डैम्पिंग होगा। ओमेगा स्क्वायर वाले ये क्या है? कौन सा? ये ओमेगा स्क्वायर है ना? हां, ओमेगा स्क्वायर ये जनरल फॉर्म है। देखो, अरे मैं क्या कह रही हूँ इसमें? देखिए एक आपका डबल डिफरेंशिएशन है, एक आपका सिंगल डिफरेंशिएशन है, और एक सिंपल पॉलिनोमियल का फंक्शन है। यही चीज है, ऊपर भी यही है, एक सिंगल डिफरेंशिएशन है, एक डबल पॉलिनोमियल। अरे ये वाला देखो ना, ये एक सिंपल पर, अरे ये अगर सिंपल फंक्शन x का लेते तो उसी नेचर का ही तो आता ना। नेचर का कंपैरिजन करिए, सेम टू सेम थोड़ा ना हम लोग बैठाएंगे। अभी तो सेम टू सेम बैठाना बाकी है, अभी सिर्फ नेचर का कंपैरिजन देखिए कि एक हमारे पास डबल टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये वेव है तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमारे पास ऐसे सेम टू सेम नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब हमने कहा कि आपका EMW वेव जब भी आपके किसी कंडक्टिंग मीडियम में ट्रैवल करेगा तो उसका नेचर कैसा होगा? डैम्पिंग। यानी कि यहाँ पर जो ऑसिलेशंस होंगे आपके, जो EMW में जो पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस होंगे, हार्मोनिक ऑसिलेशंस नहीं होंगे। हार्मोनिक ऑसिलेशंस जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? एक डैम्पिंग नेचर का होगा, डैम्पिंग होंगे।
तो जब डैम्पिंग होगा तो याद रखना के जो होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी होता है। के जो होता है वो हमारा इमेजिनरी होता है। के क्या होता है, वेव वेक्टर होता है। के क्या होता है, वेव वेक्टर होता है। तो वेव वेक्टर यानी कि डायरेक्शन कहता है आपके किसके, प्रोपागेशन की। वेव वेक्टर प्रोपागेशन के डायरेक्शन को बताता है। प्रोपागेशन, हाँ, प्रोपागेशन डायरेक्शन को बताने वाला होता है, और वही क्या है, हमारा इमेजिनरी है। तो अगर हम इस इक्वेशन का एक आप बोलोगे कि सॉल्यूशन निकाले, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, सिंपल सा सॉल्यूशन होगा। ई जो होगा वो आपका ई नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी होगा। क्या होगा बताइए, के डॉट आर, 3 डायमेंशन में के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, उसी तरह हमारा बी का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। क्लियर है, माइनस ओमेगा टी। तो एक को तुम एक डायरेक्शन में लोगे, एक को तुम दूसरे डायरेक्शन में लोगे, बिकॉज़ दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इमेजिनरी का क्या पता चला कि अरे जब वैल्यूज निकलेंगे तब इमेजिनरी का पता चलेगा। हम लोग एक जनरल इसमें सॉल्यूशन प्लेन वेव का पुट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बताओ सॉल्यूशन को इसमें पुट करो, देखो निकल जाएगा तुम्हारा आंसर। सॉल्यूशन को इसमें पुट करिए, डेल ऑपरेटर क्या है, अगर मैं पुट करूं इसको इसमें पुट करूं तो डेल ऑपरेटर को क्या पुट करोगे, आई के का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बी को पुट कर दो, बी क्या है तुम्हारा, सॉरी बी नॉट e टू द पावर i k डॉट r माइनस ओमेगा t। क्लियर, इसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू एप्सिलॉन, सॉरी नॉट म्यू, डेल बाय डेल टी माइनस i ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बाय डेल टी, यानी कि माइनस i ओमेगा का होल स्क्वायर, और साथ में b सारे तरफ ये सारे आपके ऐसे आए हैं, i ओमेगा b, यहाँ पर b सारे b को काटो, सारे b को काटो, तो तुम्हारे पास क्या है, i स्क्वायर के यानी कि माइनस के स्क्वायर, आई स्क्वायर के यानी माइनस के स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा माइनस टाइम म्यू सिग्मा माई ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन, आई स्क्वायर माइनस 1 होगा, माइनस 1 फिर माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। क्लियर है, ये वाला इक्वेशन क्लियर है कि नहीं बताइए, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक ओमेगा स्क्वायर का टर्म आया, ओमेगा स्क्वायर का टर्म आया, माइनस म्यू सिग्मा आई ओमेगा का टर्म आया, और साथ ही साथ अगर हम इसको भी इधर लेके आए तो प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है ओमेगा का, बताओ देखते हैं क्या होता है, इमेजिनरी होता है, अभी बताया इक्वेशन तो ओमेगा में, तो आंसर तो ओमेगा का निकलेगा ना, आंसर तो ओमेगा का निकलेगा ना। देखिए और ये ओमेगा को जब हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर के स्क्वायर है, के स्क्वायर है, तो यानी कि इस टोटल का प्लस माइनस भी तो निकलेगा ना, कुल मिलाकर हम ये भी तो कह सकते हैं ना, k is equal to this, k is equal to this। एक काम करते हैं, ओमेगा का बाहर निकालना है, अच्छा वाइड इक्वेशन में निकलेगा, एज ए के कोई वो इक्वेशन में वैल्यू फाइंड आउट करके, हां कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो k जो है एक्चुअली हमें बताना है कि यहाँ पर k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इमेजिनरी आएगी, और इट इज टोटली सैटिस्फाइड विद, और ये टोटली सैटिस्फाइड है कि हमारा जो वहाँ पे डैम्पिंग इक्वेशन आया, वो डैम्पिंग इक्वेशन भी यही कहता है वेव ऑसिलेशंस में कि डैम्पिंग के k वैल्यू हमेशा इमेजिनरी आते हैं, इसके भी हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज आने हैं। क्लियर है, लिख लीजिए थोड़ा सा इसको। ओमेगा पूछता नहीं, ओमेगा तुम्हें पूरा का पूरा देखो एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में डिस्पर्जन रिलेशन पूछता है, ओमेगा और k के जब भी संबंध पूछेंगे आपको बोलना पड़ता है डिस्पर्जन रिलेशन, और डिस्पर्जन रिलेशन से आपको निकालना पड़ता है फेज वेलोसिटी और फ्लो रिलेशन। हां, तो ये सारे के सारे k है, ये कोई डेफिनेट वैल्यू तो है। अब क्योंकि मैंने बोल दिया k इमेजिनरी है, दिस इंप्लाइज दैट k को हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा i के फॉर्म में। ये क्या है, उसका रियल पार्ट है, और ये उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है, और ये क्या है आपका। अब देखो जब भी हम इस चीज का स्क्वायर करेंगे, मान लो कि हम यहाँ पर k पार्ट का स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस i बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा i, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर i स्क्वायर माइनस 1 यानी कि माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा i, यही तो होगा। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन है, यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसको कंपेयर किससे करना है, k मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सिग्मा म्यू। अब इसे कंपेयर करिए, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए, एक तो ये तुम्हारा पूरा रियल पार्ट है, और ये तुम्हारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पर है, और इसका रियल पार्ट नहीं लिखा गया है, और इसका रियल पार्ट है यहाँ पर है, तो इसका रियल पार्ट यहाँ पर है। तो अल्फा स्क्वायर कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने पर मेरे पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर आया है कि नहीं बताइए।
आया है। और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने पर क्या आया है, 2 अल्फा बीटा आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 म्यू सिग्मा ओमेगा। ठीक है, तो आई तो हटा दो, तो ये हमें कब मिला, इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर में मिला। 2 भी कहां है? हाँ तो लिखा तो है ना, 2 डी सिग्मा ओमेगा 2 कहां से आया? अरे 2 अल्फा बीटा होता है ना। अरे ये तो उसमें क्यों ला रहे हो, किस उस इक्वेशन में आया? अच्छा किस इक्वेशन में नहीं है, यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये चीज हो गया। तो इसका मतलब देखो, एक चीज तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा इन दोनों का कंपेयर करके अल्फा निकाल सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं ना। निकाल के बताइए थोड़ा सा, अल्फा और बीटा क्या आ जाएगा, ये कैसे निकालते हैं बताइए। ये तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, यहाँ से अल्फा की वैल्यू ले लो या बीटा की वैल्यू ले लो, अपॉन डिवाइड कर सकते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू म्यू सिग्मा ओमेगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 बीटा, अल्फा जहाँ पर है स्क्वायर कर देते हैं, तो हम इसको म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 बीटा का स्क्वायर कर देंगे माइनस बीटा का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोलते हैं, म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। हां 4 की पावर आएगी ना, हाँ 4 की पावर आएगी, बीटा की पावर 4 आएगी, दोनों में पावर आएगी बीटा की। क्या हम लोगों ने कहा अल्फा और बीटा ये चीज है। अब देखो हमने क्या बताया था, जो k स्टार जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी मैंने बताया अल्फा प्लस आई बीटा, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने ये बताया, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको ये तो ऐसे था, लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है कि एक तो कोई प्रॉपर्टी होगी, साथ में उसका वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर मैं एन डायरेक्शन में रखूंगी, एन डायरेक्शन, यानी कि आप इमेजिन करिए, आप उसमें क्या देख रहे थे, k डॉट r ही कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल पार्ट वाला जो हम लोग वेव का बनाया था। तो इसका मतलब इसका ओवरऑल वेव क्या हो जाएगा, e जो बनेगा वो e नॉट तो रहेगा, एक्सपोनेंशियल पार्ट में i टाइम्स ऑफ क्या रहेगा, i टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस i बीटा डॉट n। ठीक है, याद रखना माइनस ओमेगा टी ऐसे रहेगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट को कंटेन कर रहे हैं, और v भी वैसे ही बनेगा। तो इसमें अल्फा और बीटा क्या है, दो चीजें हैं, अल्फा और बीटा क्या है। तो बीटा बोलना कि स्पेस कितना, जो वेव है स्पेस में कितना लैग कर रही है या एटेन्यूएट हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या करिए, कंट्रोल करिए आपके वेव की स्पीड को, कंट्रोल इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो कंट्रोल करिए वेव के स्पीड को। ठीक है, और ये वाला जो अल्फा है, ये देखिए ये रियल पार्ट है, ये क्या है, एक रियल पार्ट है, यानी कि याद करिए हम लोग जब रियल पार्ट डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब कुछ प्रोपागेशन के ऊपर। ठीक है, तो अल्फा क्या करेगा, अल्फा आपका प्रोपागेशन कोफिशिएंट होगा, अल्फा क्या बोलता है, कोफिशिएंट। ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है के का, और अल्फा क्या है आपका रियल पार्ट है। तो अल्फा ओवरऑल इक्वेशन को जब हम लोग e और b के, b भी ऐसा ही होगा, b इज इक्वल टू b नॉट e टू द पावर i टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस i बीटा डॉट n डायरेक्शन माइनस ओमेगा टी। क्लियर है, ओके। तो अल्फा क्या है, प्रोपगेशन कोफिशिएंट, और बीटा क्या है हमारा, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। तो अगर कोई पूछे कि वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, सोचिए v, इसमें मैं लिख दे रही हूँ, आप ऐसे देख लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग को आते हैं इसमें, वेव वेलोसिटी का, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा बाई अल्फा, ठीक है। अगर मान लो कि कोई वैल्यू दे दी जाए हमारे पास, और हम ये भी जानते हैं, एक बात बताइए, ओमेगा बाई अल्फा है, ठीक है, और हमारे पास ये अल्फा और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है, हाँ, तो ओमेगा बाई अल्फा है, और हम जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है, और हम ये जानते हैं कि कोई भी वेलोसिटी हो जाए, किसी भी वेव की वेलोसिटी हो जाए, वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। तो क्या हम इन सभी चीजों को कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जो भी आपको एग्जाम में पूछेगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी पूछेगा, आपको पता होना चाहिए कौन से दो चीजों का कंपैरिजन होने वाला है। क्यों, क्योंकि आपको बैकग्राउंड से पता है कि चीजें निकल के कहां से आ रही है, इसीलिए आधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको लगता है कि सारी चीजें फॉर्मूला से रिलेटेड है, फॉर्मूला रटे नहीं है, याद आ नहीं रहा है, तो बोल दो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, याद क्या करना है, एग्जाम में आप ये दोनों चीजों को याद करते जाएंगे बस। हाँ, क्योंकि वहां बैठ के तो हम आगे की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, इतना टाइम हमारा 2-3 मिनट इनपुट उसमें हो जाएगा। और बताइए इसमें ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी हम स्केल फैक्टर में याद करेंगे तो याद हो गया। अच्छा हमारा ये दोनों क्वांटिटी, एक में प्लस है, एक में माइनस है, याद करना है, कुछ नहीं याद करना, ये भी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया, यही ट्रिक होता है एग्जाम। और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे।
याद रखना है आपको। और ये पूछेगा, मतलब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बोलेगा कि स्पीड कौन कंट्रोल कर रहा है, अल्फा। कोशिश करेगा कि बच्चा अल्फाबेट लिख करे, पर नहीं, स्पीड कौन कंट्रोल करेगा, बीटा कर देगा। क्यों? क्योंकि बीटा जो है बोल तो देगा, वो बोलेगा कि बीटा जो है एटेन्यूएशन कांस्टेंट है या एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है, लेकिन फिर भी वो बच्चों से करवाना चाहेगा कि अल्फा जो है वो स्पीड को कंट्रोल करता है। नहीं, स्पीड को कौन कंट्रोल करता है, बीटा कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बताइए इसमें कहां प्रॉब्लम है।